बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। प्राइमरी शिक्षक का भर्ती का लिए आपके लिए फिर से एक बार नया वीडियो लाए हैं और नया टॉपिक के अंतर्गत ये वीडियो रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और उसको और अच्छे से बनाने के लिए वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह वीडियो है जिसमें हम 50 से ज़्यादा क्वेश्चनों को आपको कम से कम समय में करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है ये मेरे पहले वीडियो पर मिल जाएगा। चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें से आपके वर्ग 3 2022 की एग्ज़ाम जो यहाँ पर है उसमें आपको ये सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे इसके पहले के। तो देखिए यहाँ पर यहाँ तक हमने कर लिया था इसके पहले के वीडियो में। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर पड़ता है। हरित क्रांति जो है तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है कृषि वैज्ञानिक थे और हरित क्रांति के जनक भी हैं। और श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से और उसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हुई हैं उससे। जैसे हरित क्रांति हमारे एग्जाम में आ जाए और हम 4 विकल्प में से जो चुनना होता है तो हरित क्रांति होती है हमारी खाद्यान्न उत्पादन के लिए। फिर श्वेत क्रांति होती है दुग्ध उत्पादन के लिए, श्वेत यानी सफ़ेद क्रांति। तो हरित क्रांति डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं, इनके जनक हैं। और श्वेत क्रांति का है यहाँ पर डॉक्टर वर्गीज कुरियन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर पीली क्रांति किससे संबंधित है। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। फिर नीला क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। ये क्वेश्चन एमपी टेट 2011 वर्ग 3 यानी प्राइमरी शिक्षक की भर्ती में पहले से आ चुका है। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। फिर गुलाबी क्रांति आता है, गुलाबी क्रांति है झींगा और प्याज उत्पादन से। ये दोनों के लिए यहाँ पर है गुलाबी, झींगा और प्याज भी गुलाबी आपने देखा होगा। तो गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज से संबंधित है। फिर आता है लाल क्रांति, लाल क्रांति है मांस और टमाटर दोनों के उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। फिर है गोल क्रांति, गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। फिर है इसके बाद भूरी क्रांति, भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक यानी खाद जो कि खेतों में पौधों पर हम डालते हैं पौधों की वृद्धि के लिए, तो भूरी क्रांति संबंधित है। फिर है स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति संबंधित है फल और बागवानी में वृद्धि करने के लिए ये स्वर्ण क्रांति है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के जैसे स्वर्ण क्रांति आ गया, इसका अर्थ कुछ और होता है स्वर्ण यानी सोने से संबंधित, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा फल और बागवानी में वृद्धि करने के उद्देश्य से यह क्रांति यहाँ पर लाई गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर बताते हैं रजत क्रांति है एक, रजत क्रांति जो कि अंडा और पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि के लिए है, रजत क्रांति नाम दिया गया है। फिर इंद्रधनुष क्रांति है, इंद्रधनुष क्रांति कृषि के सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि के लिए होती है, कृषि के क्षेत्र से संबंधित है इंद्रधनुष क्रांति। फिर एक काली क्रांति भी है, काली क्रांति किससे संबंधित है, तो काली क्रांति संबंधित है बायोडीजल उत्पादन से। इसके बाद आती है बादामी क्रांति, बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन। फिर है अगला है अमृत क्रांति, अमृत क्रांति यानी नदी जोड़ो परियोजना है, दो नदियों को जोड़ते हैं यहाँ पर अमृत क्रांति के नाम से यहाँ पर नाम दिया गया है। फिर है विटीकल्चर, विटीकल्चर में अंगूरों का उत्पादन होता है, विटीकल्चर यहाँ पर अंगूरों के उत्पादन की विधि है। फिर पीसी कल्चर जो है, पीसी कल्चर में मछली पालन की क्रिया यहाँ पर की जाती है। इसके पहले भी आपको जो नीली क्रांति बताए हैं मत्स्य उत्पादन से, यहाँ पर पीसी कल्चर जो है यह भी जो है मछली पालन से ही संबंधित है। फिर है सेरी कल्चर जो कि रेशम उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद आता है मोरी कल्चर जो कि रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि यहाँ पर होती है मोरी कल्चर में, उसको मोरी कल्चर कहते हैं। फिर है हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर में बागवानी फसलों जैसे कि फल सब्जी आदि का उत्पादन होता है। ध्यान रखिएगा हार्टिकल्चर नाम है, आरटेट 2016 में यह क्वेश्चन आ चुका है। फिर इसके बाद आता है एपीकल्चर जो कि मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ठीक, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है। और अलेरी कल्चर जो है साग सब्जियों का उत्पादन होता है इसमें। और वहीं वर्मी कल्चर में केचुए का उत्पादन किया जाता है, केचुआ जो कि हमारे फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और प्राकृतिक खाद का निर्माण करता है, तो वर्मी कल्चर के अंतर्गत आता है। फिर पोमोलॉजी, पोमोलॉजी जो है फल का उत्पादन होता है पोमोलॉजी में। फिर इसके बाद है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में फूल उत्पादन करते हैं। फिर है सिल्वीकल्चर,
सिल्वीकल्चर जो है वन संवर्धन से संबंधित है, यूपी टेट 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। फिर ओलिविकल्चर जो है व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती होती है। तो ये तमाम तरह की क्रांतियां थी जो कि आपको सभी को जानना चाहिए था, और मुझे उम्मीद है आप जाने होंगे और आपको अच्छा भी नॉलेज हो गया है। अब हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता ही है कि 7 महाद्वीप हैं, उनके नाम आप जानते होंगे शायद, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा और सभी महाद्वीपों के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाली है। तो 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसके अंदर भारत है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वह भी एशिया महाद्वीप में माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,848 एग्जैक्ट इसका मीटर में लंबाई है, ऊंचाई है, और 8,850 राउंड अप में लिया जाता है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। और एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो एशिया को अफ्रीका से लाल सागर और स्वेज नहर, ये दोनों अलग करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर एशिया को उत्तरी अमेरिका, क्योंकि अफ्रीका एक महाद्वीप है, अलग महाद्वीप है, इसलिए एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है कौन? तो ये इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। लाल सागर और स्वेज नहर जो है ये दोनों अलग करते हैं। फिर एशिया को उत्तरी अमेरिका, एशिया एक महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका भी एक महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है वो बेरिंग जो जल संधि हुआ है, ये ध्यान चीज रखिएगा। फिर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा है। फिर माउंट एवरेस्ट जो कि 8,850 मीटर है, पर्वतमाला जिसे नेपाल में जाना जाता है। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि नेपाल में स्थित है। अब नेपाल में यह किस नाम से जानी जाती है? इसका नाम है सागरमाथा। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु यहाँ पर आपको बता रहे हैं। यह CTET 2011 के एग्जाम में 2014 के एग्जाम पर आ चुका है। फिर है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार है जो कि एशिया में महाद्वीप में है। फिर एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। फिर है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है मासिन राम में होती है, 11,405 मीन यहाँ पर होती है। फिर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, ये ध्यान रखिएगा। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम स्वेज नहर है। फिर आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है बेरिंग जल डमरू मध्य, ये इसका नाम है। फिर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी है? तो बेरिंग जल संधि है। तो ये यहाँ पर एशिया महाद्वीप से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। अब हम चलते हैं दूसरे महाद्वीप की ओर। तो दूसरा महाद्वीप जो कि इस समय काफ़ी चर्चा में है, यहाँ पर रूस आप सुने होंगे, वह यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत ही यहाँ पर है। तो यूरोप महाद्वीप में देखिए, यूरोप में किसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है, ठीक। फिर विश्व का अन्न भंडार या फिर रोटी का डलिया किसको कहते हैं? तो यूक्रेन को कहते हैं, जहां पर अभी रूस के द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है और कंडीशन यहाँ की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो विश्व का अन्न भंडार और रोटी का डलिया, ये दो नाम हैं यूक्रेन के। यूक्रेन को यहाँ पर विश्व का अन्न भंडार यानी और रोटी का डलिया, ये दोनों नामों से जानते हैं। फिर झीलों का देश जो है फिनलैंड है, जो कि यूरोप महाद्वीप में है। फिर यूरोप का खेल का मैदान किसको कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहते हैं। फिर यूरोप का गर्म कंबल कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम। फिर है इटली की गंगा, इसको कहते हैं पो नदी को कहते हैं। और किसानों का देश बटे समुद्रों की रानी कौन सी है? फ्रांस है। तो ये सब जो फ्रांस है और रूस है, यूक्रेन है, फिनलैंड है, स्विट्जरलैंड है, ये सब यहाँ पर यूरोप महाद्वीप में स्थित हैं और ये जो बिंदु हैं उनसे संबंधित हैं। चलिए हम अगले महाद्वीप की ओर चलते हैं। तीसरा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दो महाद्वीप हैं। तो उत्तरी अमेरिका को पहले हम समझ लेते हैं। उत्तरी अमेरिका यहाँ पर फेमस है नई दुनिया के नाम से, यानी अलग ही दुनिया। तो उत्तरी अमेरिका यानी नई दुनिया यहाँ पर देख सकते हैं। फिर कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है? यानी दो महाद्वीप हो गए, एक उत्तरी अमेरिका एक दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों महाद्वीप हैं। तो
तो कौन सी नहर है जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर पनामा नहर है, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। फिर अगला है रेड इंडियन जनजाति है, तो उत्तरी अमेरिका में है स्थित जनजाति का नाम है रेड इंडियन जनजाति। फिर है चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं, जो कि उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है। ठीक, फिर इसके बाद आता है सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो है, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। फिर सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क जो कि उत्तरी अमेरिका में है। फिर सबसे बड़ी सोने की खान ओंटारियो है, और यह कनाडा में स्थित है, जो कि उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सबसे बड़ी सोने की खान विश्व की तो ओंटारियो जो कि कनाडा में। इसके बाद हम आपको बताते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दो अलग अलग महाद्वीप हैं, और पनामा नहर दोनों को जोड़ती है, ये आपने ऊपर जाना। अब यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में देखिए पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं दक्षिणी अमेरिका को, यहाँ पर पक्षियों का महाद्वीप। फिर है विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश ब्राजील है, जो कि दक्षिण अमेरिका में आता है ब्राजील। और सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है अर्जेंटीना, यह भी दक्षिण अमेरिका में के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे अगला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप एशिया हो गया, और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है हमारा अफ्रीका हो गया। फिर अफ्रीका है। फिर ड्रेकेंसबर्ग पर्वत यहाँ पर स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। फिर स्वर्ण नगर है दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। हीरो का नगर है किम्बरले है। फिर अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को बोलते हैं। फिर वनों का देश कांगो के बारे में बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं दोस्तों। कांगो नदी भी है, यहाँ पर कांगो का जंगल भी है। तो वनों का देश है कांगो, जो कि अफ्रीका में है। और जनजातियों का महाद्वीप अफ्रीका को ही कहते हैं, बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं। फिर बात करते हैं सबसे छोटा महाद्वीप जो है, सबसे छोटा 6वें नंबर का महाद्वीप यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। फिर द्वीपी महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। लैंड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया कहलाता है, राष्ट्रीय चिन्ह भी है कंगारू यहाँ का पशुओं में ऑस्ट्रेलिया का। फिर द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीच ऑस्ट्रेलिया ही है। और दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम देखेंगे सबसे आखिर में अंटार्कटिका महाद्वीप को। अंटार्कटिका महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहते हैं इसको। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत यानी सफ़ेद महाद्वीप है। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमेंडरसन था। एमेंडरसन से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं हर एग्जाम पर। तो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहला पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? एमेंडरसन। फिर सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर कौन सा? माउंट एब्रूस। फिर अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति है लाइकेन व मास। और भारतीय द्वितीय शोध संस्थान जो कि मैत्री है यहाँ पर है, मैत्री। और 1900 आपके 79 में यहाँ पर इनका निर्माण किया गया है, भारतीय तृतीय शोध संस्थान। अब भारतीय तृतीय शोध संस्थान जिसका नाम भारती है। तो ये अलग से दो बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था हमारा महाद्वीप के बारे में था, और यहाँ पर क्रांति के बारे में था कि कौन कौन सी जो शाखाएं हैं, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, नीली क्रांति किससे संबंधित है। मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे, और नहीं समझे हैं तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। इनको लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।